ये क्यों हम हर साल एक ही बात दोहरा रहे होते हैं? हुकूमत इस मर्तबा भी मौशी अहदाफ मुकम्मल करने में नाकाम दिखाई दी। हालांकि अभी जितनी भी बातें अब्दुल्ला गुल साहब कर रहे थे कि जब हम ईरान की बात कर रहे थे, जब हम अमेरिका की बात करते, जब हम सिफारती सतह पे बहुत प्रोमिनेंट हो रहे थे कि हमने दोनों के दरमियान सालिसी का बेहतरीन किरदार अदा किया, कहीं ना कहीं हमारा इकोनॉमिक बेनिफिट भी इसमें दबा हुआ था। उसके ऊपर हमने काम क्यों नहीं किया? वहाँ हम क्यों सोए रहे? बहुत शुक्रिया उमा। बिल्कुल, सबसे पहले मैं अब्दुल्ला गुल साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं समझता हूँ कि वो बिल्कुल उन्होंने सही पॉइंट आउट किया है कि 40,000 रुपये में आप इस मुल्क में कोई बड़े से बड़ा वज़ीर ख़जाना भी आ जाए या बड़ा से बड़ा कोई जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लोग भी अगर आ जाएं तो वो साबित करके दे दें कि 40,000 में एक आदमी कैसे कमा सकता है। देखिए ये जो बजट है ना, हम इस पर बातें कर रहे हैं कि गाड़ियों पे टैक्स कम कर दें, हम बिजली पे टैक्स कर दें, अमीरों को ये मराहत दे दें, फला एरिया में टैक्स ना लगाएं, PSDB का खराजात कम कर दें। हम इसमें जो 95% तबका जो इससे डायरेक्ट मुतासर होता है जी। जिसका मसला ये है ही नहीं कि गाड़ी कौन सी चल रही है और जो है लग्जरी क्या है, जहाज़ में किसने बैठना है, उसका मसला ये है, उसका मसला है बिजली, गैस, पानी, ट्रांसपोर्ट, सेहत और तालीम। ये जो 5 शोबे हैं, ये वो हैं जिस पे आपका जो इमीडिएट 95% मुल्क की जो पॉपुलेशन है वो उसको इसकी ज़रूरत है, वो इस पर डिपेंड करती है, उसका इसके बगैर गुजारा ही नहीं हो सकता। उसको आप अगर कहें कि 40,000 रुपये में आप ये गुजारा करें, बिजली का बिल भी अदा करें, गैस का बिल भी अदा करें, ट्रांसपोर्ट में भी जाएं, बच्चों को स्कूल भी भेजें, उसके बाद बीमारी भी अगर कोई आ जाए तो अस्पताल में जाके इलाज करें, तो ये हो ही नहीं सकता। तो बेसिकली बजट को मैं कहता हूँ कि ये बजट अब जो है ना, अब ये बजट नहीं है, ये बजट फेस्टिवल है। इसमें एक जो है जो फिगर्स का जो है गोरख धंधा है, वरना तो आपके ऊपर बजट तो हर साल पूरे साल लगता रहता है। अभी आप देखें आपकी लेवी जो है पूरे साल लगती है, तो वो क्या है? वो बजट नहीं है तो क्या है? आज आपने 1700 बिलियन जो है वो सिर्फ पेट्रोलियम लेवी के ऊपर इकट्ठा कर लिया। ये जुल्म नहीं है तो क्या है? ये किसने दिया है? लगाया जा रहा था कि ये IMF की एक साथ को अगर हम देखें तो 2 किस्तों के बराबर है। बिल्कुल। और देखें ये पैसे किसने देने हैं? ये पैसे जिन गरीब लोगों ने देने हैं, ये इनकी जेबों में से जाने हैं। तो बजट को जब आप पेश कर रहे हैं तो उसको पेश करते वक्त आप जब तक इन लोगों का ख्याल नहीं करेंगे तो आपको बजट पेश करने का कोई फ़ायदा है ही नहीं। दूसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हुकूमत का मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि वो लोगों पे टैक्स की शरह को बुलंद करे। उनका मकसद ये है कि टैक्स की शरह को कम करे, टैक्स का बेस ब्रॉडन करे, और वो जो डिस्पैरिटी इन टैक्सेशन है उस पर किसी बजट में बात नहीं होती। एग्रीकल्चर एक सेक्टर है जो 22% ऑफ GDP है और वो आपकी GDP में 1% भी कंट्रीब्यूट नहीं करता। टोटल एग्रीकल्चर की तरफ से 10 अरब से ज़्यादा रेवेन्यू वसूल होता है, जबकि उसका पोटेंशियल तकरीबन 700 से 800 अरब रुपए का है। बड़ी अहम बात करें सर आप। सर एक बात मैं आपकी इजाज़त से ज़रूर ऐड करना चाहूँगी, जब भी माली बेज़ाब्तगियों की बात होती है तो ये कहा जाता है कि टैक्स रिफॉर्म हो जाएंगे, तमाम तर चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तमाम तर चीज़ें अलाइन हो जाएंगी। क्या ये पॉसिबल है? और अगर पॉसिबल है तो क्या ये इतना मुश्किल है जो अब तक हो नहीं पा रहा? देखिए, किसी भी काम करने के लिए ना विल चाहिए होती है। जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं लगा रहे, तो एग्रीकल्चर पे टैक्स किसने लगाना है? जो लोग पार्लियामेंट में बैठे हैं उन्होंने लगाना है ना। अब आप देखें कि जब अब हम माली बेज़ाब्तियों की बात करते हैं, करप्शन की बात करते हैं, तो ये एक माशरे का ऐसा नासूर है कि ये कल्चर बन चुका है, तो इसके बगैर कोई काम ही नहीं होता। यानी कि आप ये देखें कि इवन मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि भाई CDA से काम कराने के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो जब यहाँ तक नौबत आ जाए तो फिर आप सोच लें कि आप किस तरह ही। आपने सुना होगा कि वो डिफेंस मिनिस्टर साहब ने कहा कि मेरे गांव में किसी का ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया था तो वो 80,000 रुपये। तो यहाँ जिस लेवल पर इतनी पब्लिकली करप्शन की बातें हो रही हों तो वहाँ आप करप्शन की बात करने के बजाय कुछ सुधारों की बात करें, कुछ बेहतरी की तरफ जाने की बात करें तो कोई बात समझ में आती है। अब आपने ये बजट की बात की, देखिए वफाकी हुकूमत और सूबों के दरमियान में एक मुज़ाकरात हो रहे थे कि जो कुछ सूबे जो हैं वो वफाक को
को फंड दें, तो वो सेटलमेंट हो गया कि 900 अरब रुपया वफाक को मिल जाएगा, लेकिन वो पैसा जो है ना वो आपके मेरे लिए जो तरक्याती काम होने हैं ना वो कम हो जाएंगे, वो रुक जाएंगे। तो इसका जो है एडवर्स जो है इम्पैक्ट होगा आपकी लोकल इकोनॉमी के ऊपर, आपके जॉब कम होंगे, आपको जो है बिजनेस करने के मौके कम मिलेंगे, लोगों को कॉन्ट्रैक्ट कम मिलेंगे। तो बेसिकली एक आई वॉश करने वाली ही बात होगी। लेकिन चूंकि वफाक सूबों से मांगे हैं, तो जैसे भी आपने कहा कि 1200 अरब रुपए KP के लिए, 500 कुछ अरब रुपए पंजाब से, इस तरह जो है सिंध से पैसे मिलेंगे, तो ये अपना जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, जो हमारा फिजिकल जो डिसिप्लिन है, उसको कुछ ठीक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये जो 800 बिलियन का खला जो था उसको इन्होंने इस तरह पूरा कर लिया। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो बुनियादी ढांचा है। वो जब तक बुनियादी ढांचा आप ठीक नहीं करेंगे, जब तक आप ये टैक्स की स्लैब्स को कम नहीं करेंगे, आपके देखिए किसी मुल्क की तरक्की के लिए एक तो उसके में जो FDI बाहर से कितनी इन्वेस्टमेंट आती है, कितने साल के वेंचर बनते हैं, कितनी नई इंडस्ट्री लगती है, उस मुल्क की कितनी एक्सपोर्ट बढ़ती है, उसमें रोज़गार के कितने मौके मिलते हैं, उसमें जब तक ये चीज़ें आप नहीं करेंगे तो वो सर आप नई इंडस्ट्रीज की बात करें माजरत के साथ, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है वो बंद हो रही है। वो इसीलिए कि टैक्स का रेशो जो है ना 64% तक चला गया है। उसके बाद बहुत सारे महकमे उसमें इन्वॉल्व हैं, गवर्नमेंट की कोई वाज़ेह पॉलिसीज़ नहीं है, कोई पॉलिसीज़ का तसल्सल नहीं है। आप देखें टीवी पे बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, जो कौमी बिजनेस लीडर्स हैं, वो एक ही बात कहते हैं कि खुदा के लिए दुनिया में कम्पीट करना है, हमने जहाँ माल भेजना है वहाँ पूरी दुनिया के साथ हमारा मुकाबला है, हम अकेले नहीं हैं, हमारी कोई मोनोपोली नहीं है। तो हमें मौका दें कि हम अपने पीयर के साथ कम्पीट कर सकें, हम अपनी प्रोडक्शन को किसी तरह से कम कर सकें, मुल्क को ज़र मुबादा लेके आएँ,